सो गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक। आज हम चर्चा करेंगे डिफिकल्टीज इन स्टेट कंपैरिजन के बारे में। तो स्टेट कंपैरिजन में क्या क्या डिफिकल्टीज हो सकती हैं। देखो यहाँ पर जो मेन इशू है वो क्या है। मेन इशू ये है कि क्या आज की डेट में हम लैटिन अमेरिका को यूरोप के साथ कंपेयर कर सकते हैं क्या। क्या आज की डेट में हम इंडिया को जापान या ऑस्ट्रेलिया के साथ कंपेयर कर सकते हैं क्या। तो क्या इस प्रकार के कंपैरिजन आज की डेट में पॉसिबल हैं भी या नहीं। क्योंकि यहाँ पर अगर हम बात करें तो देखिए थियोरेटिकली चैलेंजेस तो हैं। और वो चैलेंजेस इसलिए हैं क्योंकि आज देर आर नो यूनिवर्सल फ्रेमवर्क्स अवेलेबल। क्योंकि कोई ऐसा फ्रेमवर्क नहीं बना है आज की डेट में कि लैटिन अमेरिका को और यूरोप को कंपेयर करने में वो हमारी मदद करे। आप लैटिन अमेरिका के कोई वेरिएबल्स को लेकर यूरोप के कुछ वेरिएबल्स को कंपेयर कर सकते हो। पर कोई ऐसा यूनिवर्सल फ्रेमवर्क नहीं है जो आज कहे कि भाई इंडिया जैसी एक डेवलपिंग इकोनॉमी और ऑस्ट्रेलिया जैसी एडवांस्ड डेवलप्ड इकोनॉमी को कंपेयर करने के लिए कि ये यूनिवर्सल फ्रेमवर्क है। तो इस कॉन्टेक्स्ट में हो क्या रहा है कि जो पॉलिटिकल थ्योरीज हैं, जैसा हमने पिछले लेक्चर में भी अब चर्चा करके ये चीज को कंक्लूड किया वहां पर, कि वो ग्रेजुअली पहली बात तो कंटेक्चुअलिज्म की ओर बढ़ रही हैं। तो ये चीज अब आपको यहाँ पर समझनी है। और वो उसका मीनिंग क्या है। मीनिंग ये है कि देर इज अ मूवमेंट फ्रॉम यूनिवर्सलिज्म टू कंटेक्चुअलिज्म। देखिए, एक जगह पर पॉलिटिकल थ्योरिस्ट्स जो हैं वो यूनिवर्सल थ्योरीज के ऊपर भी चर्चा कर रहे हैं। पर एक जगह पर पॉलिटिकल थ्योरीज जो हैं वो कंटेक्चुअल चीजों पे चर्चा कर रहे हैं। आज यूनिवर्सलिज्म से कंटेक्चुअलिज्म एक ज्यादा प्रोमिनेंट एरिया ऑफ रिसर्च बन चुका है। और क्योंकि ये एक प्रोमिनेंट एरिया ऑफ रिसर्च बन चुका है तो ये कहना गलत नहीं होगा कि इस कॉन्टेक्स्ट में जब हम बात करते हैं पॉलिटिकल थ्योरी की, तो कंटेक्चुअलिज्म के केस में सबसे बड़ी बात ये हो रही है कि लोकल कल्चर्स का एप्रिसिएशन दिखने को मिल रहा है पॉलिटिकल थ्योरी में। जैसा हमने कई बार पिछले वीडियोस में चर्चा करी कि अभी तक पूरा अमेरिकन यूरोपियन लेंस के थ्रू ही चीज़ों को देखा जा रहा था और ये माना जा रहा था कि अमेरिकन पॉलिटिकल लेंसेज या यूरोपियन पॉलिटिकल लेंसेज सबसे अप्रोप्रिएट है। पर अब ये चीज़ के ऊपर क्लैरिटी हो रही है कि नहीं, देर आर लोकल कल्चर्स ऑल्सो, और ये लोकल कल्चर्स आज की डेट में रिलेटिवली ज़्यादा इफेक्टिव हैं पॉलिटिकल थ्योरी को डिज़ाइन करने के लिए। ताकि आज वेस्टर्न कॉन्स्ट्रक्ट्स का यूज़ करके और यूरोपियन कॉन्स्ट्रक्ट्स का यूज़ करके पोस्ट कॉलोनियल सोसाइटीज को एक्सप्लेन नहीं करना है। तो ये जो एक ड्रास्टिक शिफ्ट यहाँ पर मिल रहा है, ये चीज से अब चीजें ये क्लियर हो रही हैं कि आज लोकल लेवल के जो रिसर्चेज हैं और जो लोकल लेवल के कल्चर्स और हिस्ट्रीज को एनालाइज करके पॉलिटिकल थ्योराइजेशन हो रही है, दैट इज बिकमिंग नंबर वन मोर इफेक्टिव। इसी रीजन से आप देखिए कि पार्था चैटर्जी, जिनके बारे में हमने चर्चा पिछले वीडियो में काफी डिटेल में करी, वो आज की डेट में ये कहते हैं सबसे इम्पोर्टेंटली कि लोकल स्पेसिफिसिटीज पे अगर फोकस किया जाए तो पॉलिटिकल थ्योरी विल हैव नो डिफिकल्टी। बड़ी इंपॉर्टेंट चीज इन्होंने बोली कि लोकल स्पेसिफिसिटी पे फोकस किया जाए। पार्था चैटर्जी ने, आपको याद होगा कि किस तरीके से सिविल सोसाइटी के कॉन्सेप्ट को निगेट करते हुए पॉलिटिकल सोसाइटी का कॉन्सेप्ट दिया। और पॉलिटिकल सोसाइटी का कॉन्सेप्ट लोकल स्पेसिफिसिटी ऑफ इंडिया को बहुत अप्रोप्रिएटली जस्टिफाई करता है।
आज अगर इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में पॉलिटिकल थ्योराइजेशन करना है तो आप पार्था चैटर्जी के पॉलिटिकल सोसाइटी के कॉन्सेप्ट का प्रयोग कीजिए। ये चीज उन्होंने सबसे पहले बोली। इसी पॉइंट को, डिबेट को आगे अमर्त्य सेन ने बढ़ाया। अमर्त्य सेन ने कहा कि देखिए, जो वेस्टर्न मॉडल ऑफ डेमोक्रेसी है, वो मॉडल ऑफ डेमोक्रेसी इंडिया के ऊपर नहीं अपनाया जा सकता। उन्होंने कहा कि जो इंडियन मॉडल ऑफ डेमोक्रेसी, दैट इज वेरी डिफरेंट, क्योंकि इंडियन मॉडल ऑफ डेमोक्रेसी कुछ ऐसा मॉडल है कि यहाँ पर इसके अपने डायनेमिक्स हैं, यहाँ पर इसके अपने पैटर्न्स हैं। तो अगर आप पॉलिटिकल थ्योराइजेशन कर रहे हो डेमोक्रेसी का और इंडिया को वेस्ट से कंपेयर कर रहे हो, तो आप वो डायनेमिक्स और पैटर्न्स यहाँ वाले समझ ही नहीं पाओगे अगर आप सिर्फ उसको वेस्टर्न लेंस के नजरिए से ही देख रहे हो। और इसी रीजन से एडवर्ड सेड, जिनके बारे में हमने चर्चा काफी बार पहले भी की है, उन्होंने ये बात बोली कि वेस्टर्न कंट्रीज के साथ दिक्कत क्या है कि वो ईस्टर्न कंट्रीज के अंदर जितने भी सॉल्यूशंस हैं वो सिर्फ इम्पोज करना चाहती है। वो ये चाहती है कि भाई किसी भी प्रॉब्लम का ईस्टर्न कंट्रीज में अगर कोई सोल्यूशन चाहिए तो उसके लिए आप वेस्ट के मॉडल को डायरेक्टली इम्पोज कर दो, जो कि चीज़ पॉसिबल नहीं है। इस रीजन से एडवर्ड सेड ने एक बात बोली कि हमें एशियन वैल्यूज को समझना बहुत क्रूशल है। और उसके बाद स्टार्ट हुआ ये डिबेट, एशियन वैल्यू डिबेट वर्सेस वेस्टर्न वैल्यू डिबेट। तो एडवर्ड सेड ने ये बात बहुत क्लियर कट बोल दी कि देखो, एशिया की जो वैल्यूज हैं, उनके जो वैल्यू सिस्टम्स हैं, वो बहुत अलग हैं। और आज आप एशिया के वैल्यूज को यूज नहीं कर सकते समझने के लिए वेस्टर्न चीजों को, और वेस्टर्न वैल्यूज को यूज नहीं कर सकते समझने के लिए एशिया की चीजों को। इस कॉन्टेक्स्ट में एक यहाँ पर जो डिफिकल्टी और अराइज होती है वो है लैंग्वेज की। आज अगर आप देखो तो वेस्टर्न कंट्रीज में जनरली इंग्लिश लैंग्वेज है, लेकिन जितनी भी सोसाइटीज नॉन वेस्टर्न है वहां पर उनकी अपनी अपनी लैंग्वेजेस हैं। तो लैंग्वेज का बैरियर इतना बड़ा है कि एक वेस्टर्न स्कॉलर को अगर यहाँ पर मान लीजिए इंडिया की स्टडी करनी है, तो उसको उस इंडिया के स्पेसिफिक रीजन में जहां पर स्टडी करनी है, उस रीजन की लैंग्वेज को जानना सबसे पहले क्रूशियल है। वरना आप पॉलिटिकल रिसर्च अपनी कभी उस लेवल पर कर ही नहीं पाओगे। तो ये कितनी बड़ी डिफिकल्टी है एक स्टेट कंपैरिजन में कि लैंग्वेज बैरियर होने के कारण, ओवर एंड अबव जो पॉइंट्स ये स्कॉलर्स ने हाईलाइट किए, कि आज की डेट में रिसर्च इफेक्टिव नहीं हो पा रही है। और ये प्रॉब्लम और आगे तब बढ़ती है जब हम बात करते हैं कॉन्फ्लिक्ट जोन्स की। देखिए, आज की डेट में बहुत सारे वर्ल्ड के अंदर कॉन्फ्लिक्ट जोन्स हैं। फॉर एग्जांपल, अगर आज की हम डेट में बात करें, ईरान इसराइल एक कॉन्फ्लिक्ट जोन है, पाकिस्तान इंडिया एक कॉन्फ्लिक्ट जोन है, रशिया यूक्रेन एक कॉन्फ्लिक्ट जोन है। तो यहाँ पर प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ये है कि एक स्कॉलर हैं जिनका नाम है कैथरीन सिकिंग। कैथरीन सिकिंग ने क्या बात बोली? कैथरीन सिकिंग ने बोला कि भाई, ये जो कॉन्फ्लिक्ट जोन्स हैं, सबसे पहले तो यहाँ पर लिमिटेड एक्सेस होता है रिसर्चर्स का। एक पॉलिटिकल साइंटिस्ट को अगर कश्मीर की प्रॉब्लम समझनी है, तो कश्मीर में इंडिया साइड पे और पाकिस्तान साइड पे एक फ्री एक्सेस एक रिसर्चर को स्टडी करने के लिए तो नहीं मिलेगा। और वहां पर क्योंकि एक्सेस लिमिटेड होगा तो रिसर्च भी लिमिटेड होगी। रशिया यूक्रेन में भी वही प्रॉब्लम, ईरान इसराइल में भी वही प्रॉब्लम। ईरान इसराइल के कॉन्फ्लिक्ट में जो हाल ही में 2025 में हुआ था, उस 2025 के ईरान इसराइल कॉन्फ्लिक्ट में सबसे बड़ी चैलेंज क्या था कि इसराइल ने तो जर्नलिस्ट को भी आने से मना कर दिया था। और 2025 में जो ईरान इसराइल की 12 दिन की वॉर हुई, जब उसमें इसराइल ने जर्नलिस्ट को ही आना मना कर दिया, तो आप समझ सकते हैं कि पॉलिटिकल साइंटिस्ट के लिए तो वो कॉन्फ्लिक्ट जोन कंप्लीटली डिबार्ड था। तो कैथरीन सिकिंग का ये वाला पॉइंट तो बहुत वैलिड है। और इसी पॉइंट को आगे बढ़ाया एक और व्यक्ति ने, जिनका नाम है जेम्स स्कॉट। जेम्स स्कॉट ने भी ये बात बोली कि जब तक आप लोकल सेंसिटिविटी को स्टडी नहीं करोगे,
तो आपकी पॉलिटिकल थ्योरी जो है वो इनकम्प्लीट रहेगी। केस इन पॉइंट, जेम्स स्कॉट के हिसाब से आज जब हम फ्रीडम एंड सेकुलरिज्म की बात करते हैं, तो फ्रीडम एंड सेकुलरिज्म का जो कॉन्सेप्ट लोकल सेंसिटिविटी के हिसाब से इंडिया में है, विजा विज जो कॉन्सेप्ट यूएस में है, उसमें इनकम्पेटिबिलिटी हमेशा होगी। तो पॉलिटिकल थियोराइजेशन इनकम्प्लीट होगा। अब आप समझ रहे हो, क्योंकि इंडिया का कॉन्सेप्ट ऑफ सेकुलरिज्म अलग है, और इंडिया के कॉन्सेप्ट ऑफ सेकुलरिज्म में हम स्टेट के थ्रू किसी भी रिलीजन को सपोर्ट कर सकते हैं जब तक कि स्टेट का खुद का रिलीजन ना हो। उस कॉन्टेक्स्ट में ये चीज जो है वेस्टर्न कंट्रीज को समझ ही नहीं आती। इसी रीजन से आप देखिए कि अगर इंडिया में कुंभ मेला जैसे इवेंट को अगर गवर्नमेंट की तरफ से कोई सपोर्ट मिलता है, कि गवर्नमेंट उस कुंभ मेला को ऑर्गेनाइज करवाने में सपोर्ट और समर्थन देती है, तो वेस्टर्न कंट्रीज के हिसाब से वो चीज गलत है। क्योंकि उनका जो लोकल सेंसिटिविटी ऑफ कॉन्सेप्ट ऑफ सेकुलरिज्म है, दैट इज कंप्लीटली डिफरेंट फ्रॉम आवर कॉन्सेप्ट ऑफ सेकुलरिज्म। तो ये चीजें जेम्स स्कॉट ने भी हाईलाइट करी कि देखो ये चीजें आज बहुत ज्यादा अफेक्ट करती हैं इन प्रॉब्लम्स को स्टडी करने में। यहाँ पर एक और स्कॉलर हैं जिनका नाम है मार्गरेट केक। तो मार्गरेट केक ने क्या बोला, उन्होंने कहा कि देखो जब आप ट्राइबल सोसाइटीज को स्टडी करते हो, तो ये स्टडी बड़ी इनकम्प्लीट होती है। मार्गरेट केक ने बोला कि भाई आज किसी भी ट्राइबल सोसाइटी में फ्री एक्सेस तो आपको मिलेगा नहीं। इंडिया की ट्राइबल सोसाइटीज में फ्री एक्सेस नहीं है, क्योंकि गवर्नमेंट ने ट्राइबल्स के राइट्स को सेफगार्ड करने के लिए लिमिटेशंस इम्पोज करे हैं ऑन द फ्रीडम ऑफ मूवमेंट इन ट्राइबल एरियाज। तो आज की डेट में आप किसी भी ट्राइबल एरिया के अंदर जाके ट्राइबल कल्चर को डिस्टर्ब नहीं कर सकते। यानी कि अगर आप मार्गरेट केक के हिसाब से देखो, तो एंथ्रोपोलॉजिकली आप अगर एक ट्राइबल ग्रुप की स्टडी को पॉलिटिकल साइंस में लाना चाहते हो, तो उसके लिए आपको ट्राइबल सोसाइटी में फ्री एक्सेस चाहिए। आज आपको अफ्रीका के केस में, इंडिया के केस में, ओशनिया की जो कंट्रीज हैं, ऑस्ट्रेलिया के बाजू में आइलैंड स्टेट्स, पैसिफिक आइलैंड स्टेट्स जिनको कहते हैं, किसी भी जगह पर क्योंकि फ्री एक्सेस नहीं है, तो ये प्रॉब्लम अराइज करती करती है कि पॉलिटिकल थ्योरी जो है वो रिलेटिवली इनकम्प्लीट होगी। आप चाहे एंथ्रोपोलॉजी के डिसिप्लिन से बोरो भी कर रहे हो, पर फ्री एक्सेस ना मिलने के कारण से जो पॉलिटिकल थ्योराइजेशन है वो इनकम्प्लीट रहेगा। तो आई होप कि ये चीज़ से अब आपको ये क्लियर कट समझ आ गया होगा थ्रू मल्टीपल स्कॉलर्स एंड द जेनरिक आइडियाज दैट वी हैव डिस्कस्ड, कि जब तक ये सारी चीज़ें एड्रेस नहीं होंगी तो स्टेट कंपैरिजन में कुछ ना कुछ डिफिकल्टीज अराइज हमेशा करती रहेंगी, और ये डिफिकल्टीज को रिजॉल्व करना, उसी से कंपैरेटिव मेथड इफेक्टिव होगा। तो आई होप ये चीज़ आपको क्लियर हो गई होगी, एंड आई एम होपफुल ऑफ द फैक्ट कि अब काफ़ी क्लासें हमारे ऑप्शनल की हो गई हैं, और ये 15-16 क्लासेस के बाद आपका इंटरेस्ट इस ऑप्शनल में अब जाग रहा होगा। जिनका ये ऑप्शनल है उनको तो आई बिलीव कि कंटेंट में कुछ डिफरेंस लग रहा होगा फ्रॉम वट एवर कंटेंट दैट दे हैव कंज्यूम्ड टिल नाउ। एंड मोर इम्पोर्टेंटली, जो लोग अभी तक सिर्फ इस ऑप्शनल को समझने के लिए लेक्चर लगा रहे थे कि हम ऑप्शनल चेंज करें या ना करें, आई स्टिल बिलीव कि अगर इस पर्टिकुलर डिस्कशन डिबेट के बाद जिस प्रकार से हम जिस डेप्थ में पढ़ रहे हैं, अगर आप अभी भी डिलेमा में हो, तो शायद डिलेमा आपके माइंड का है। अगर आपको एग्जाम पास करना है, मैं फिर सजेस्ट करूंगा कि डोंट फॉरगेट एनीथिंग एंड सोनली फोकस ऑन वन थिंग, विच इज योर पॉलिटिकल साइंस ऑप्शनल, जो आपको यहाँ पर मैं फ्री करा रहा हूँ। सो आई होप ये चीज़ आपको क्लियर हो गई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट चीज़ के साथ।